नॉर्मल लोग हैं वो भी, जिनको डाइजेशन का इशू है, वो भी आने वाले समय में किडनी की दिक्कत से ग्रस्त हो सकते हैं। आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि एक एडिक्टिव कंपोनेंट उसमें डाला जाता है, ये जो चीज़ है ये तो बहुत नुकसान कर सकती है हमारे शरीर के दूसरे ऑर्गन्स को भी, या सिर्फ वो एडिक्शन के लिए डाला जाता है? जैसे हम डाइट के बारे में जिक्र कर रहे हैं, किस तरीके की डाइट हमें लेनी चाहिए? एक कंट्रोल डाइट तो होनी ही चाहिए, लेकिन फिर भी किन चीज़ों का ख्याल रखें डाइट के बारे में? टाइम बहुत ज़रूरी है। सूर्यास्त के बाद नहीं खाना, सूर्योदय से पहले नहीं खाना। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है फ़ौरन ने हमारे ट्रेंड को अडॉप्ट कर लिया। बहुत स्वागत है आप सभी का नेशनल खबर के ख़ास प्रोग्राम में। और आज का बैकग्राउंड जो है बेहद अलग है और आज का टॉपिक जो है वो भी बेहद ज़्यादा अलग है। एक ऐसा दोष जिसके बारे में अभी तक हमने शायद ना ही सुना हो, और वो आपके शरीर में रहता है और उसकी वजह से आपको तमाम तरीके की अलग अलग बीमारियां होने की संभावना बनी रहती है, ख़ास तौर पर किडनी से जुड़ी हुई, जिसे आम दोष कहते हैं। जितना अभी तक मैंने जानकारी इकट्ठा की है उसके बारे में वो। अब आयुर्वेद में ये आम दोष है क्या, इसके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है, और ये आपके शरीर को किस तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है ये भी जानते हैं। और इसके लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर पुनीत। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच प्रज्ञा। और मेरा सवाल ये है कि आयुर्वेद में ये आम दोष क्या है, इसके बारे में ज़रा हम चर्चा करें। आम जो है ये एक प्रकार का अनडाइजेस्टेड और अनमेटाबोलाइज्ड जो फूड होता है बॉडी में, उस खाने को आम कहा गया है। अच्छा। ये आम वो मैंगो वाला आम नहीं है, और ये जो दोष है ये वात पित्त कफ वाले दोष नहीं है जी। ये जो बताया गया है, ये आम जो है जो हम खाना खाते हैं और जो अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है उसको कहा गया है आम। अच्छा। अनडाइजेस्टेड या अनमेटाबोलाइज्ड खाना। भाई खाने की हमें ज़रूरत है 100 ग्राम, बिल्कुल। हमने खाया 400 ग्राम, पचाया 100 ग्राम, बाकी जो खाना है वो पेट में जाके सड़ेगा। वो सड़ने के बाद जो बनेगा उसको कहते हैं विष। उस विष का नाम है आम। ओके। तो ये आयुर्वेद की परिभाषा है कि आम जो है वो अनमेटाबोलाइज्ड फूड, उसको आम कहा गया। मतलब ये एक तरीके का टॉक्सिन है जो हमारी बॉडी में बनता रहता है जब भी हम खाना खाते हैं। टॉक्सिन है जो अनपचा खाना है, हाँ। उससे बनता है। खाना खाते हैं तो नहीं बनता, हाँ। खाना खाया पचाया, बहुत अच्छी सिचुएशन है। 100 ग्राम खाया 100 ग्राम पचाया, 200 ग्राम खाया 100 ग्राम पचाया, तो जो 100 ग्राम है वो आम बनता है। अच्छा। वो विष बनता है। वो जाके हमारे जो माइक्रो चैनल्स हैं बॉडी के, उनको डिस्टर्ब करता है, माइक्रो चैनल्स को, और ब्लॉकेज क्रिएट करता है उन माइक्रो चैनल्स के बीच में। ठीक है। तो ये इस तरीके से आम जो है ये सभी बीमारियों के लिए घातक है। साथ साथ किडनी की रोग में भी यह मूत्र व स्त्रोतस को ब्लॉकेज करता है, उसमें भी घातक है। आम का तो कारण हमने जान लिया कि आम है क्या, इसका कारण क्या होता है। डाइजेशन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट जो प्रॉब्लम्स है, लेकिन किडनी की समस्याओं में ये आम कैसे इफेक्ट कर सकता है हमारी किडनी को, इसके बारे में हम जरा चर्चा करें। आम क्या होता है? अनमेटाबोलाइज्ड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड। तो जब आयुर्वेद कहता है आपका डाइजेशन स्ट्रॉन्ग है और आपका जो एब्जॉर्प्शन है वो सही है, तो बॉडी जो है वो प्रॉपरली काम करेगी, सही से चलेगी। लेकिन जब आम बनता है, यानी कि अनमेटाबोलाइज्ड फूड रह जाता है, अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है, तो वो पूरे शरीर में जाके परेशानी और प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। साथ साथ वो किडनी के जो माइक्रो चैनल्स हैं, जो मूत्र है, स्त्रोतस है, उनको भी ब्लॉकेज क्रिएट करता है, वहां पे भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। नाउ आयुर्वेद में क्या कहा जाता है कि पेट की बीमारियों से बहुत सारी बीमारियां रिलेटेड है, विच इज अभी आजकल साइंटिफिक रिसर्चेस भी इसमें बहुत सारी आई हैं, कुछ एक जर्नल भी पब्लिश हुए जो ये बात को अब साइंटिफिकली भी प्रूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब वो आम बच रहा है, जो अनडाइजेस्टेड फूड बच रहा है, वो मूत्र व स्त्रोतस के माइक्रो चैनल में, यूरिनरी सिस्टम में, यूरिनरी ट्रैक्ट में जाके प्रॉब्लम क्रिएट करता है आयुर्वेद के अनुसार। तो आयुर्वेद में जब वो ब्लॉकेज हो रही है, वो मूत्र व स्त्रोतस में ब्लॉकेज क्रिएट हो रही है, तो किडनी प्रॉब्लम्स को बढ़ावा मिल रहा है। किडनी प्रॉब्लम्स के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है। क्या प्रॉब्लम्स होती हैं अगर जैसे आम की कोई समस्या हो ही रही है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हो जाती है, तो किडनी की किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उस वक्त? आम जब होता है, डेवलप हो रहा है, इसका डायरेक्ट लिंक ऐसे समझिए कि आप जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है, अगर किसी का क्रेटनाइन ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, यूरिया ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, तो वो उसको इंक्रीज करने में फर्दर हेल्प करता है, क्योंकि वो भी एक प्रकार के विष है, क्रेटनाइन है, यूरिया है। और यहाँ पे
अनडाइजेस्टेड फूड है, यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड भी एक प्रकार का विष है। अब विष ऑलरेडी शरीर में है, अलग अलग नामों से विष है, वो ऑलरेडी और बढ़ रहे हैं। तो इस वजह से ये एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किडनी प्रॉब्लम को इंक्रीज करने के। अगर वो किडनी पेशेंट है और अगर नहीं है तो ये ओवरऑल सभी चीजों में प्रॉब्लम आम क्रिएट करने लगता है। जैसे हमने अभी बात की कि ये तो आम इश्यूज हुए कि यूरिनरी ट्रैक्ट में इशू हो सकता है, किडनी की समस्या हो सकती है, या क्रॉनिक दिक्कतें भी हो सकती हैं किडनी से जुड़ी हुई? क्रोनिक दिक्कतें जो होती हैं, जैसे सीकेडी की बात करते हैं, क्रोनिक किडनी डिजीज की बात करते हैं, वो उनका मेन जो रीजन है वो है हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज। वो इन वजह से होती है जनरली। लेकिन जब ये प्रॉब्लम है तो वो आम जो है, यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड जो है, अनमेटाबोलाइज्ड फूड पार्टिकल्स जो हैं, वो गट में है। वो गट की वजह से वो इनके प्रोग्रेशन में, इन बीमारियों के प्रोग्रेशन में हेल्पफुल हो सकता है। लेकिन डायरेक्टली सिर्फ आम से किडनी प्रॉब्लम होती है ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर किसी को किडनी का इशू है, देन दैट प्रॉब्लम कैन रीच टू अ न्यू लेवल if there is if there is undigested food matter, undigested unmetabolized food particles. Okay, मतलब कि आने वाले समय में वो क्रॉनिक बन सकती है। क्रॉनिक बन सकती है, बढ़ सकती है बीमारी। अगर किडनी का पेशेंट है और अनडाइजेस्टेड फूड उसका ज्यादा है तो वो बन सकती है प्रॉब्लम, बढ़ सकती है प्रॉब्लम। डायरेक्टली रिलेशन नहीं है। ओके। वो डाइजेशन तो आजकल हमारे देश में 90-80% लोगों को है। बिल्कुल है। आम के लिए कुछ आयुर्वेद में पंचकर्म बताया गया है, वमन है, विरेचन है, बॉडी का शुद्धिकरण बताया गया है। अगेन हर्ब्स हैं हमारे पास, पुनर्नवा, गोक्षरू, वरुण, त्रिफला के बारे में हमने बहुत चर्चा करी, हरितकी के बारे में चर्चा करी, शतावरी के बारे में चर्चा करी, गिलोय के बारे में चर्चा करी। उसके बाद हमारे पास ऐसी बहुत सारी हर्ब्स हैं जो आम को बनने से रोकती हैं। दूसरा, आम को एक्सक्रीट करने में भी हेल्प करती है। अच्छा, आम को बनने से रोकना है तो खाना पीना ठीक करना पड़ेगा, लाइफस्टाइल ठीक करनी पड़ेगी। जितनी भूख है उतना खाएंगे। हम क्या कर रहे हैं, हम रास्ते से जा रहे हैं, हम खाना खा के आए हैं, एक अच्छा सा रेस्टोरेंट दिखा और हम रुक गए। बिल्कुल सही। हमारे पेट नहीं कह रहा रुकने के लिए, ये हमारी 2.5 इंच की जीभ कह रही है कि रुक जाओ, कुछ खा लो, कुछ टेस्टी सा खा ले। तो वो जो खाना खाया, दैट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ आम। सीधा उससे आम बनेगा और आम बनने के कारण वो अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी में रहेगा। उस वजह से प्रॉब्लम्स, अगर किसी को ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, या किडनी की प्रॉब्लम है, या XYZ कोई भी प्रॉब्लम, वो डायरेक्टली उस प्रॉब्लम को एग्जैजरेट करेगा। ये तो हमने बात की कि आम जो है वो कैसे निकाला जाएगा। आपने पंचकर्मा का भी जिक्र किया कि पंचकर्मा के थ्रू हम इसे शरीर से निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है कि उनके शरीर में आम जैसा भी कोई समस्या हो रही है। तो कैसे संकेत होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, कैसे पहचाना जाए कि इस तरीके की कोई दिक्कत हमारे शरीर में हो रही है? कॉमन सिम्टम्स हैं। कॉमन सिम्टम्स में जो हम बहुत सी बार हम सभी लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, खट्टे डकारों का आना, सोर बब्स, नोजिया का होना, यानी कि वॉमिटिंग की सेंसेशन का बने रहना, वॉमिटिंग ना होना, इस तरह की चीजें होना। बहुत सी बार कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। जब वात दोष बढ़ता है तो ड्राई स्टूल आने लगता है, बहुत जोर लगाने पे आता है। ये सारे सिम्टम्स हैं कि शरीर में आम है। स्टूल की कंसिस्टेंसी बहुत सी बार चेंज हो जाती है, स्टूल का कलर बहुत सी बार चेंज हो जाता है। उसके अलावा जो हम खुद देख पाते हैं, हमारे आपने देखा होगा, चलते फिरते कुछ खाया नहीं, खाए हुए 4 घंटे हो गए, बॉडी में तो खाने की चर्निंग हो रही है ना। रात को खा के सोए, सुबह डकार आ रहा है और सुबह वर्पिंग हो रही है उसकी। इसका सीधा सीधा है कि रात भर वो आम बना रहा और वो आम जो है वो शरीर को नुकसान देता रहा। अच्छा, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि डाइजेशन, कई बार मेरे साथ भी हो जाता है, बहुत लोगों के साथ ये आम है कि सुबह उठ के हमें खट्टे डकार आ रहे हैं या ऐसे सिम्टम्स बने हुए हैं कि अब वॉमिट होने वाली है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि हमारे देश में जितने भी नॉर्मल लोग हैं, वो भी जिनको डाइजेशन का इशू है, वो भी आने वाले समय में किडनी की दिक्कत से ग्रस्त हो सकते हैं। किडनी की दिक्कत और डाइजेशन का, मैंने जैसे कि पहले बताया, आम का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। किडनी की दिक्कत हो रही है ब्लड प्रेशर से, डायबिटीज से, अनकंट्रोल होने से। लेकिन अगर आम बन रहा है तो ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो आगे बढ़ सकती हैं बिकॉज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल। बहुत सारे लोगों को रहता है ना, तो उनको लाइफस्टाइल चेंज करने की जरूरत है। नंबर 1, उनको खाना जो है रात को सूर्यास्त से पहले खाना है। सूर्यास्त से पहले खाना खाने से जो फूड की डाइजेशन टाइम है, एब्जॉर्प्शन टाइम है, वो इनफ मिल जाएगा। रात को सोते सोते वो खाने की चर्निंग नहीं होती रहेगी पेट में। तो एक तो ये जरूर करना, एब्सोल्युटली। दूसरा, जिनको ये रेगुलर समस्या रहती है, उनको
सौंफ जो है वो सबसे अच्छी पाचनीय बताई गई है। पाचन में जो हेल्प करती है वो है सौंफ। बहुत सी बार लोग खाते भी हैं। सौंफ खाते ही डाइजेशन जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है, उसका एब्जॉर्प्शन भी अच्छा होता है। ठीक है। तो सौंफ जो है वो रेगुलर प्रयोग कर सकते हैं डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है। तो सौंफ का इस्तेमाल हो सकता है, कई बार लोग बाहर से भी कुछ पाउडर्स वगैरह ले आते हैं और उसका वो पाउडर्स नुकसान देते हैं। अच्छा। जितने भी ये सफ़ा वो सफ़ा और साथ में ये खाया, वो दिखा देते हैं अच्छी सी वीडियो बना के, फोटो बना के कि गए और हो गए। उन पाउडर्स के अंदर एक ऐसा कंटेंट होता है जो एडिक्टिव हो जाता है। कितने 100 हजारों मरीज आते हैं, कहते हैं ये हमने नियम से ये खाया और हमने कायम से ये किया, तो उसके बाद क्या हुआ कि हमारा जो है हम उस पर डिपेंड हो गए, अब हम कुछ नहीं कर पा रहे। अच्छा। अब हम कुछ नहीं ले पा रहे। ठीक है। क्यों नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं ये हो पा रहा? क्योंकि उसके अंदर एक कंटेंट है जो है सनाए। वो सनाए जो होती है वो हैबिचुअल बना देती है। उसी सनाए के बगैर फिर जो है वो पेट साफ नहीं होता पेशेंट का। वो कहता है जब तक मैं गोली ना खाऊं तो मैं साफ नहीं होता मेरा पेट, अब मैं इसे छोड़ नहीं पा रहा। डॉक्टर साहब कुछ बताइए। हम जब पेशेंट आता है तो उसे बड़ी माइल्ड लेग्जेटिव देते हैं, हरितकी देते हैं, त्रिफला देते हैं। सो दीज आर माइल्ड लेग्जेटिव विच आर इक्वली गुड, बट दिस डजंट क्रिएट एनी काइंड ऑफ हैबिचुअल नहीं होता पेशेंट, इसके डिपेंडेंसी नहीं होती किसी तरीके की इनसे। लेकिन जब सनाए रिलेटेड प्रोडक्ट ले लिया, मार्केट से जाके ले लिया, गोली खा ली और कह दिया कि मैंने तो सनाए खा लिया, अब तो पेट तो बड़ा बहुत अच्छा साफ होगा, लेकिन 2, 4, 6 महीने 8 साल बाद उसके ऊपर निर्भरता हो जाएगी, डिपेंडेंसी हो जाएगी। फिर उसके बाद आप कहो कि वो गोली छोड़ के मैं कुछ और से कर लूँ, तो वो बहुत मुश्किल है। आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि एक एडिक्टिव कंपोनेंट उसमें डाला जाता है, ये जो चीज़ है ये तो बहुत नुकसान कर सकते हैं हमारे शरीर के दूसरे ऑर्गन्स को भी, या सिर्फ वो एडिक्शन के लिए डाला जाता है? उससे पेट बहुत जल्दी साफ हो जाता है। हाँ। और उससे पेट को उसकी आदत पड़ जाती है। ओके। उसकी आदत पड़ने के कारण जो है वो उसके बगैर वो साफ नहीं होता पेट। तो सनाए एक ऐसी जड़ी बूटी है जो हैबिट फॉर्मिंग है। ओके। तो उससे दूर रहने की जरूरत है। जिनको भी आम बन रहा है, जिनको कॉन्स्टिपेशन है, जो कि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन, तो बहुत सारे लोग क्या होता है कि केमिस्ट के पास गए, ओवर द काउंटर गए, कहीं गए और जाके दवाई ले ली, दवाई खा ली, और वो उनको लगता है कि अब तो बिल्कुल ठीक है, हम तो 5 मिनट में फ्री हो जाते हैं। पहले हमें 20 मिनट लगता था, फिर भी हमारे पेट में ऐसे लगता था हम सेटिस्फाई नहीं होते थे। तो इस चीज़ को ये समझना पड़ेगा कि आपने अपने लॉन्ग रन में ऐसी चीज़ें लेके नुकसान पहुंचा लिया, जाने अनजाने में। ज़रूरी नहीं है कि सबको पता हो ये चीज़। बिल्कुल सही है ये एक नई बात शायद अभी दर्शकों को पता चली होगी। बहरहाल तो जैसे हम डाइट के बारे में जिक्र कर रहे हैं, किस तरीके की डाइट हमें लेनी चाहिए? एक कंट्रोल डाइट तो होनी ही चाहिए, लेकिन फिर भी किन चीज़ों का ख्याल रखें डाइट के दौरान? डाइट के दौरान सबसे ज़रूरी है कि हम हल्का सुपाच्य भोजन खाएं जो हमारे शरीर में डाइजेस्ट हो पाए। अच्छा। ये जरूरी नहीं है कि हमने कितना खाया, ये जरूरी है कि कितना पचाया। अगर हमने कम खाया और कम पचाया वो बहुत अच्छी स्थिति है। हाँ। लेकिन हमने अगर ज्यादा खाया और कम पचाया तो एक प्रॉब्लम है। अच्छा। तो हल्का सुपाच्य भोजन खाना है। प्रोटीन्स के लिए आप दालों का सेवन कर सकते हैं, मूंग दाल को। एनिमल प्रोटीन्स को पचाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, वेस्ट बहुत ज़्यादा बनता है, किडनीज पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, तो एनिमल प्रोटीन का सेवन कम करना है। साइमल्टेनियसली ऐसे भोजन को खाना है जो हमारे शरीर को न्यूट्रिशन भी दे दे और साथ साथ उस पर जोर भी ना पड़े। लेकिन आजकल फूड जो है ना वो मोर ऑफ टेस्ट रिलेटेड हो गया है एंड लेस ऑफ नरिशमेंट रिलेटेड हो गया है। तो इस धारणा को चेंज करने की जरूरत है। नरिशमेंट वाला फूड खाना है, टेस्ट वाले फूड को सेकंड प्रायोरिटी देनी है। बिल्कुल। टेस्ट वाला खाइए, आप हफ्ते में 1 दिन खाइए, लेकिन 6 दिन आपको नरिशमेंट वाला खाना चाहिए। आप 6 दिन वो खा रहे हैं, 1 दिन वो खा रहे हैं। बिल्कुल सही है। तो डाइजेशन को कुल मिला के ये हम कह सकते हैं कि डाइजेशन को स्वस्थ बनाने के लिए सादा और सही और पाचन वाला खाना, और टाइम बहुत जरूरी है। सूर्यास्त के बाद नहीं खाना, सूर्योदय से पहले नहीं खाना। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है फॉरेन ने हमारे ट्रेंड को अडॉप्ट कर लिया। सही बात है। हम ये कब से करते आ रहे हैं? कई हजार सालों से आचार्य भागवत जी ने ये सारे सूत्र बताए हुए हैं। अब उसकी नेम एंड फॉर्म बदल के हमने उसे बाहर इंटरमिटेंट फास्टिंग हुआ, फिर वो यहाँ आके दोबारा से हमने कर दिया। लेकिन ये तो हमारे अपने वेदों की देन है, आयुर्वेद की देन है।
बिल्कुल सही है, ये आयुर्वेद ही इस तरीके की चीज़ें बता सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर पुनीत इस जानकारी के लिए। और आम जो टॉपिक है वो अक्सर आमतौर पर लोग कवर नहीं करते हैं, बट फिर भी हमारे जहन में था कि इसे जिक्र किया जाए इसका। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एक बात बोली, आयुर्वेद इस तरीके की चीज़ें बता सकता है, तो आयुर्वेद जो है ना वो कोई चिकित्सा विज्ञान तो है ही, उसके साथ साथ वो जीवन जीने की शैली और जीवन जीने का विज्ञान भी है जी। तो ये बहुत जरूरी है कि हम आयुर्वेद सिर्फ बीमारी में ना अपनाए, स्वस्थ व्यक्ति भी आयुर्वेद अपनाए। बिल्कुल सही है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर पुनीत। और ये थी पूरी जानकारी। और आपके शरीर में या कई बार हम ये चीज़ इग्नोर करते हैं कि आम जैसे भी कोई समस्या हमारे बॉडी में होती है, हम कॉन्स्टिपेशन के नाम से जान सकते हैं इसे, इंडाइजेशन के नाम से भी कई लोग जानते हैं, लेकिन आम से जुड़ी हुई कोई भी सवाल आपके मन में हो तो वो आप हमसे ज़रूर पूछें। और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहें।